इग्रिस और उसके सोल्जर इतने स्ट्रांग होते हैं कि सारे आइस बियर्स को जिन्वू के बिना कुछ किए ही खत्म कर देते हैं। फिर जिन्वू मरे हुए आइस बियर्स की शैडो निकाल लेता है और उसकी आर्मी और बड़ी हो जाती है। उधर डोंगसू को इस रेड गेट के बारे में पता चलता है और वह खुद वहीं पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। वह चाहता है कि जिन्वू जिंदा बाहर आए ताकि वह खुद अपने हाथों से उसे मार सके। इसी दौरान सीजन का दूसरा एपिसोड शुरू होता है जहां डोंगसू कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि जिन्वू उसके भाई को मारने जितना स्ट्रांग हो सकता है, और सच ये है कि वह किसी को मारने का बस एक बहाना ढूंढ रहा है। वह लगभग व्हाइट टाइगर्स के एस रैंक गिल्ड मास्टर बैक यून हो से भिड़ जाता है, लेकिन उसे अचानक किसी जरूरी काम के लिए बुला लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ए टीम के हालात बहुत खराब हो चुके होते हैं। किम चुल की पूरी टीम आइस एल्व्स के हाथों खत्म हो जाती है और वह खुद मुश्किल से जान बचाकर भाग पाता है। जब वह दूसरी टीम के पास पहुंचता है और देखता है कि वे लोग फर कोट पहनकर आराम से आग के पास बैठे भालू का मांस खा रहे हैं, तो वह गुस्से में अपने ही साथियों पर हमला कर देता है। लेकिन जिन्वू उसे एक ही वार में बेहोश कर देता है ताकि असली खतरे पर ध्यान दे सके, क्योंकि तभी डंजन का बॉस अपनी पूरी आइस एल्व्स की टोली के साथ सामने आ जाता है। एल्व्स का लीडर जिन्वू से बात करता है और दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम की वजह से अब जिन्वू उनकी एल्व भाषा भी आराम से समझ और बोल सकता है। एल्व्स का लीडर अपना नाम बरका बताता है और जिन्वू से कहता है कि हर मैजिक बीस्ट के दिमाग में एक आवाज होती है। बरका जिन्वू को बताता है कि हर मैजिक बीस्ट के दिमाग में एक आवाज होती है जो उन्हें इंसानों को मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन वही आवाज उसे जिन्वू को मारने के लिए नहीं कह रही, जिसका मतलब उसके हिसाब से ये है कि जिन्वू इंसान नहीं है। फिर बरका ऑफर देता है कि अगर जिन्वू बाकी हंटर्स को उसके हवाले कर दे तो वह उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन जिन्वू साफ मना कर देता है और अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है। इसके बाद एल्व्स और जिन्वू की नाइटमेयर स्क्वाड के बीच जबरदस्त ऑन आउट बैटल शुरू हो जाती है। तभी किम चुल फिर से होश में आकर जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन इग्रिस बीच में आकर उसे एक ही घातक वार में खत्म कर देता है। जिन्वू किम चुल की शैडो निकालकर अपनी आर्मी में एक जबरदस्त टैंक बीस्ट ऐड करता है जिसका नाम वो आयरन रखता है। बरका अब तक का जिन्वू का सबसे टफ दुश्मन साबित होता है, लेकिन आयरन और इग्रिस की मदद से जिन्वू स्टेल्थ एक्टिवेट करता है और बरका पर एक फेटल स्टैब मार देता है। इसके बाद वह बरका की शैडो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बरका का लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। आखिर में उसे सिर्फ कुछ लेवल्स और बरका का डैगर ही मिल पाता है। गेट से बाहर निकलने के बाद सोंगी जिन्वू से कहती है कि अब वह पहले से भी ज्यादा एक हंटर बनना चाहती है। अगली एपिसोड में जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स और जिनहो के साथ लगातार डंजन ग्राइंड करता रहता है ताकि डेमन कैसल जाने से पहले और लेवल बढ़ा सके। रात में वह जिनहो के साथ ड्रिंक करने जाता है और दोनों मानते हैं कि वे दोस्त से ज्यादा भाई जैसे बन चुके हैं। इसके बाद जिन्वू एलिक्सिर ऑफ लाइफ के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स लेने डेमन कैसल जाता है, जहां सिस्टम उसे नया क्वेस्ट देता है कि उसे 10,000 डेमन्स को मारना होगा। तभी सेकंड फ्लोर खुलेगा जहां फिर से 10,000 और डेमन्स होंगे और ऐसे कुल 100 फ्लोर होते हैं। लेकिन अपनी शैडो आर्मी की वजह से वह तेजी से आगे बढ़ता है और जल्द ही फ्लोर 75 तक पहुंचकर 3 में से 2 जरूरी इंग्रेडिएंट्स हासिल कर लेता है और उसे लगता है कि अब उसकी मां जल्दी ठीक हो सकेगी। इसी बीच अमेरिका में एक बुरी हालत में दिखने वाला आदमी इल्वान अचानक एक गेट से बाहर निकलता है और बताता है कि वह पिछले 10 साल से एक डंजन में फंसा हुआ था। डोंगसू उससे पूछताछ करता है और इल्वान उसे चेतावनी देता है कि गेट्स और मैजिक बीस्ट किसी बहुत बड़ी तबाही की सिर्फ शुरुआत है। फिर वह यह भी बताता है कि उसकी एक पत्नी और एक बेटा है जिसका नाम जिन्वू है। यह सुनते ही डोंगसू उसे चिढ़ाते हुए कह देता है कि उसका बेटा मर चुका है। इसके बाद थोड़ा आगे दिखाया जाता है कि डिटेंशन सेंटर पूरी तरह तबाह हो चुका है, इल्वान भाग चुका है और एस रैंक डोंगसू बुरी तरह हार चुका है। एपिसोड 4 में जिन्वू समझ जाता है कि अब उसका लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि असली ग्रोथ के लिए उसे ए रैंक या उससे ऊपर की रेड्स ज्वाइन करनी होंगी। इसलिए वह दोबारा हंटर असेसमेंट देने का फैसला करता है। मशीन से अपनी पावर चेक करवाते वक्त उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा निकलती है कि उपकरण उसे माप ही नहीं पाता और ऑफिशियल्स बताते हैं कि ऐसा बहुत कम बार हुआ है और इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, जिन्वू अब ऑफिशियली एस रैंक हंटर बन चुका है। हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर जोंगिन और व्हाइट टाइगर्स के यूनहो उसे अपने अपने गिल्ड में रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वू दोनों को इग्नोर कर देता है और इसी बीच उसे चेयरमैन गोगुनी से एक ऑफर मिलता है जो कभी खुद एक लेजेंडरी हंटर हुआ करता था। अब जो चेयरमैन है वह पहले एक लेजेंडरी हंटर रह चुका होता है और अब हंटर एसोसिएशन का हेड है।
फिर भी जिनवू उसका ऑफर भी ठुकरा देता है क्योंकि उसका कहना है कि उसके पास पहले से ही फुल टाइम जॉब है और वह है लगातार ग्राइंड करना। एसोसिएशन उससे कहती है कि 1 हफ्ते बाद आकर रीअसेसमेंट करवा ले ताकि उसका एस रैंक ऑफिशियली कंफर्म हो सके। लेकिन जिनवू इंतजार करने वाला टाइप नहीं होता और वह सीधे एक ए रैंक डंजन की माइनिंग टीम ज्वाइन कर लेता है। वहां वो बाकी माइनर्स से चुपचाप अलग होकर खुद बॉस को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह बॉस चैम्बर के पास पहुंचता है उसे एक एस रैंक हंटर हेन रोक लेती है। एपिसोड 5 में जिनवू बहाना बना देता है कि वह बस एक कंफ्यूज्ड जूनियर माइनर है और वापस मोना क्रिस्टल्स की तरफ जाने लगता है। तभी हेन उसे रोककर उसके सीने के पास सूंघ लेती है और बताती है कि उसकी स्मेल सेंस बहुत खास है और जिनवू पहला ऐसा हंटर है जिसकी बदबू उसे नहीं आती। फिर अगले दिन उसकी माइनिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रहती है कि उसे एक ए रैंक रेड में इक्विपमेंट उठाने की जॉब मिल जाती है। वहां उसकी मुलाकात ए रैंक हंटर सोन की हून की स्ट्राइक टीम से होती है। ये सपोजिटली हाई लेवल स्क्वाड हाई ऑर्क्स के सामने फंस जाती है, लेकिन जिनवू स्टेल्थ यूज करके चुपचाप ऑर्क्स को कमजोर कर देता है। डंजन उम्मीद से ज्यादा खतरनाक निकलता है और पार्टी रिट्रीट करने लगती है। मगर गेट के सामने एक मैजिक बैरियर आ जाता है। तभी कार्गोन नाम का एक भयानक ऑर्क लीडर अपने विशाल झुंड के साथ उन्हें घेर लेता है और कीहुन से कहता है कि या तो यहीं मर जाओ या फिर उनके बेस चलो। कीहुन हिम्मती होता है लेकिन स्ट्रैटेजी में कमजोर साबित होता है और ऑर्क्स के साथ जाने के लिए मान जाता है और जिनवू से कहता है कि लड़ाई शुरू होते ही भाग जाना। बाहर की तरफ हेन अब भी जिनवू पर शक कर रही होती है और उसके पीछे पीछे गेट के अंदर चली जाती है। अगले एपिसोड में ऑर्क बेस के अंदर कार्गोलोन बताता है कि वह हंटर्स को यहाँ इसीलिए लाया है ताकि अपनी सेना के एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें टॉर्चर करके खा सके। कीहून डर के बावजूद अकेला आगे बढ़कर उस पर हमला करता है, लेकिन कार्गोलोन टेलीकिनेसिस से उसे जमीन पर पटक देता है। तभी जिनवू बीच में आकर कीहून से कहता है कि वह बाकी लोगों के साथ भाग जाए और अब वह अकेले ऑर्क्स को संभालेगा। फिर जिनवू अपना नया स्किल मोनार्क्स डोमेन एक्टिवेट करता है, जिससे एक लिमिटेड एरिया में उसकी पूरी शैडो आर्मी को 50% बूस्ट मिल जाता है। शुरू में ऑर्क्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे जिनवू एक एक ऑर्क को गिराता है वह उनकी शैडो निकालकर उन्हें अपनी साइड में जोड़ता जाता है। इसी दौरान हेन और हंटर एसोसिएशन के 3 ऑफिशियल्स बेस तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि जिनवू कार्गोलोन से जबरदस्त फाइट कर रहा है। थोड़ी ही देर में ऑर्क चीफ अपने ही सोल्जर्स की शैडो से घिर जाता है और आखिरकार कार्गोलोन खुद भी जिनवू की आर्मी में शामिल हो जाता है और उसका नया नाम टस्क रख दिया जाता है। इसके बाद अगला एपिसोड जिनवू के हंटर एसोसिएशन में रीअसेसमेंट के लिए पहुंचने से शुरू होता है, जहां वह बिना कुछ छुपाए अपनी पूरी शैडो आर्मी सबके सामने दिखा देता है। वह अपनी पागलपन वाली फिजिकल एबिलिटीज भी सबको दिखा देता है और उसी वक्त बाहर एक फेमस एक्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है जो हाल ही में अवेकन हुआ है। लेकिन जैसे ही ये खबर फैलती है कि शहर में एक नया एस रैंक हंटर आया है, सारे रिपोर्टर्स जिनवू को घेर लेते हैं। पूरे देश में उसके दोस्त उसकी असली ताकत जानकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जिनवू एक मैजिक शॉप में जाकर अपना सारा बेकार गियर बेच देता है और उससे और भी हाई रैंक इक्विपमेंट खरीदता है। वह अपनी बहन जीना की सुरक्षा के लिए कुछ शैडो सोल्जर्स घर पर छोड़ देता है और फिर डेमन कैसल की आखिरी 25 फ्लोर क्लियर करने वापस चला जाता है। अब उसकी शैडो आर्मी ज्यादातर काम खुद ही कर लेती है और जिनवू को सिर्फ हर फ्लोर के बॉस से लड़ना पड़ता है। फ्लोर 80 पर जब वह एक आर्मर्ड बॉस को मारने वाला होता है, तभी उस आर्मर के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है जो रहम मांगती है। इसी बीच जेजू आइलैंड के पास एक कोस्टल टाउन में एक उड़ने वाला एंट बीस्ट उतरता है और इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है। एपिसोड 8 में फ्लोर 80 का बॉस अपना हेलमेट उतारती है और सामने एक यंग डेमन लड़की आती है जो अपना नाम एसेल बताती है और कहती है कि वह डेमन नोबल फैमिली की प्रिंसेस है। वह जिनवू से कहती है कि अगर वह उसे जिंदा छोड़ दे तो वह उसे इस फ्लोर की दे सकती है और ऊपर की फ्लोर्स की कहाँ मिलेंगी यह भी बता सकती है। अपनी नई डेमन गाइड के साथ जिनवू आगे बढ़ता है और एसेल से मैजिक बीस्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है। एसेल बताती है कि सारे मॉन्स्टर्स पहले डेमन वर्ल्ड में रहते थे और बाद में उन्हें इन डंजन में भेज दिया गया, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ बता पाए सिस्टम उसे रोक देता है और वह अचानक ग्लिच करने लगती है। उधर हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट मिलती है कि एंट्स और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, इसलिए वे अगली जेजू आइलैंड रेड की तैयारी और तेज कर देते हैं और इस बार जापान हंटर एसोसिएशन के साथ मिलकर मिशन प्लान किया जाता है, जहां वे अपने 10 एस रैंक हंटर भी भेजने वाले होते हैं। आखिरकार जिनवू फाइनल फ्लोर पर पहुंचता है और डेमन किंग बारन के सामने खड़ा होता है।
जो एक सफेद ड्रैगन पर सवार एक खतरनाक नाइट होता है। शैडो मोनार्क और डेमन मोनार्क की यह लड़ाई बेहद जबरदस्त होती है और बारन जिन्वू के सबसे ताकतवर शैडो सोल्जर्स को भी आसानी से गिरा देता है। तभी एसएल अपनी ही जाति से गद्दारी करके बारन का ध्यान भटकाती है और जिन्वू को मौका मिल जाता है कि वह अपनी कच्ची ताकत से डेमन किंग के हाथ तोड़ दे। फाइट का अंत तब होता है जब जिन्वू एक जबरदस्त अपरकट से बारन का सिर उड़ा देता है और आसमान के बादल तक छूट जाते हैं। डेमन कैसल क्लियर हो जाता है। अब एपिसोड 9 में जिन्वू के पास एलिक्सिर ऑफ लाइफ बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो चुके होते हैं, लेकिन वह पहले ड्रैगन की शैडो निकालता है और अपने नए ड्रैगन वॉरियर का नाम काइसल रखता है और एक नई क्लास एबिलिटी अनलॉक करता है जिससे वह किसी भी शैडो के साथ तुरंत अपनी जगह बदल सकता है। इसके बाद वह जल्दी से अस्पताल पहुंचकर अपनी माँ को एलिक्सिर पिला देता है और चमत्कारिक रूप से उसकी माँ कई सालों बाद होश में आ जाती है। वह अपने बेटे को देखकर कहती है कि वह कितना बड़ा हो गया है और उसे उस पर कितना गर्व है। यह सुनकर जिन्वू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर जीना को भी अस्पताल बुलाया जाता है और एक खूबसूरत फैमिली रियूनियन होता है। तभी चेयरमैन गो जिन्वू को हंटर एसोसिएशन बुलाकर जेजू आइलैंड रेड में शामिल होने का ऑफर देता है और जिन्वू समझ जाता है कि यह उसके लिए लेवल अप करने का बहुत बड़ा मौका होने वाला है। अब जिन्वू सोचता है कि माँ को बचाने का उसका सबसे बड़ा गोल पूरा हो चुका है, इसलिए उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वह अब आखिर किस लिए लड़ रहा है। लेकिन जायंट किलर एंट्स से लोगों को बचाना भी एक काफी अच्छा रीजन ही लगता है। तभी जापान से आए एस रैंक हंटर्स पहुंचते हैं और उनका सबसे स्ट्रांग मेंबर और गिल्ड मास्टर गोटो कोरिया और जापान के हंटर्स के बीच एक फ्रेंडली फ्री फॉर ऑल स्पैरिंग मैच का प्रपोजल रखता है। अगले एपिसोड में दोनों देशों के हंटर्स पूरी ताकत से एक दूसरे से भिड़ते हैं और जापानी एस रैंक हंटर्स भी कोरियन हंटर्स जितने ही पावरफुल साबित होते हैं। इसी दौरान हिनेक मास्क पहने हंटर को चोट पहुंचा देती है और वह गुस्से में आकर सच में उस पर हमला करने लगता है। तभी जिन्वू बीच में आकर सिर्फ अपने फोरआर्म से उसका जबरदस्त अटैक रोक लेता है और लड़ाई रुक जाती है। यह देखकर गोटो बहुत इंप्रेस हो जाता है और जिन्वू को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसे जिन्वू इस शर्त पर एक्सेप्ट करता है कि गोटो अपनी पूरी ताकत लगाए। गोटो को यह बात बुरी लगती है, लेकिन जल्दी ही उसे जिन्वू के कॉन्फिडेंस की वजह समझ आ जाती है, क्योंकि जिन्वू उसकी सारी तेज अटैक्स को आसानी से डॉज करता रहता है और उसे उकसाता भी है। लेकिन दोनों के फुल पावर पर जाने से पहले ही बाकी एस रैंक हंटर्स फाइट रोक देते हैं। उधर जेजू आइलैंड पर एंट्स की क्वीन ये सेलिब्रेट कर रही होती है कि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर एंट किंग अब पैदा होने ही वाला है। स्पैरिंग के बाद जिन्वू फैसला करता है कि बाकी 15 एस रैंक हंटर जेजू आइलैंड को अपने दम पर संभाल सकते हैं और वह अपनी मां के साथ घर पर रहना चाहता है, जो 4 साल से कोमा में थी। अगले दिन जॉइंट ऑपरेशन शुरू होता है, जहां ए रैंक हंटर्स को बैटलशिप्स पर तैनात किया जाता है और एस रैंक हंटर्स सीधे आइलैंड पर उतरते हैं। पूरी रेड को लाइव पूरी दुनिया में स्ट्रीम किया जा रहा होता है। कोरिया की प्राइमरी स्ट्राइक टीम में हिन, गिल्ड मास्टर जोंग इन और यूनहो, एस रैंक हीलर ब्योंगयू, टैंक डोंग वुक, आर्चर तैयू और एक सिविलियन कैमरामैन शामिल होता है। यह टीम सीधे एंड टनल्स में क्वीन को ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ आइलैंड पर जापानी हंटर्स आसानी से सोल्जर एंट्स को खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक ही पल में उनका एक एस रैंक हंटर गिर जाता है और सबको समझ आ जाता है कि एंट किंग आ चुका है। एपिसोड 11 में जापानी हंटर्स एक एक करके किसी ऐसी चीज के हाथों गिरते जाते हैं जो इतनी तेज होती है कि दिखती तक नहीं। वहीं कोरियन टीम क्वीन तक पहुंच चुकी होती है और उसके रॉयल गार्ड्स से भिड़ने की तैयारी करती है। टैंक डोंग वो खुद को एक विशाल आकार में बदल लेता है। जोंगिन लगातार बड़े फायरबॉल अटैक करता है और यूनहो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्वीन बेहद ताकतवर होती है, लेकिन ब्योंगयू की जबरदस्त हीलिंग की वजह से टीम लगातार फाइट करती रहती है और आखिरकार क्वीन को हरा देती है। पूरे कोरिया में लोग जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि एंट किंग अब भी जिंदा होता है। एक भयानक और बिजली जैसी तेजी वाला काला एंट किंग अपनी क्वीन के मृत शरीर के पास लौटता है और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ हंटर्स पर हमला कर देता है। सिर्फ एक ही वार में उन्हें हवा में उड़ा देता है। हंटर्स थोड़ी देर टिक पाते हैं उनके कैमोफ्लाज हीलर की मदद से, लेकिन किंग पर्याप्त सतर्क होता है और अदृश्य ब्योंगयू को पकड़कर सीधे पंच मार देता है। किंग महसूस करता है कि ये हंटर्स उसके मुकाबले कुछ नहीं है और वह एक अधिक योग्य प्रतिद्वंद्वी ढूंढने के लिए उड़ जाता है। ये जापान के सबसे ताकतवर हंटर के लिए बुरी खबर होती है, क्योंकि गोटो अब आइलैंड पर सबसे शक्तिशाली हंटर बन चुका है। घर पर जिन्वू लाइव
ब्रॉडकास्ट कट होते देखता है और तय करता है कि अब समय आ गया है कि वह खुद हस्तक्षेप करे। उसने अपनी कुछ शैडो सोल्जर्स को एस रैंक हंटर्स की शैडो में छिपा रखा था, ताकि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर जाए तो वह किसी के साथ अपनी जगह बदल सके। और अब मैं कहूंगा कि यह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अगले एपिसोड की शुरुआत में जिनवू क्वीन के चैम्बर में टेलीपोर्ट करता है। घायल एस रैंक हंटर्स को देखकर वह सभी को हेल्थ पोर्ट्स बांटना शुरू कर देता है, जो सभी के लिए काम करती हैं, सिवाय हेन के जिसकी एचपी बहुत कम है, और ब्योंग्यू के जो कि मृत हो चुका है। ओ और गोटो भी मर चुका होता है। इससे पहले कि हम उसकी असली ताकत देख पाते, किंग अपनी नई पावरफुल प्रेजेंस को महसूस करता है और चैम्बर में लौट आता है। वह जिनवू से पूछता है कि क्या वह इंसानों का राजा है। जिनवू अपने नंगे हाथों से एंट किंग पर हमला करता है, लेकिन किंग एक वॉर मारता है जिसमें जहर होता है। जिनवू उस टॉक्सिन से कमजोर हो जाता है, लेकिन डिटॉक्स स्किल से तुरंत उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। एंट किंग अपना एक्सोस्केलेटन उतार देता है और असली रूप में दिखता है। लड़ाई बेहद तीव्र हो जाती है। एंट किंग सोचता है कि जिनवू शायद उसकी ताकत में उसका परफेक्ट समकक्ष है, लेकिन वह यह समझ नहीं पाता कि वह लड़ाई के दौरान कैसे लगातार मजबूत होता जा रहा है। शायद जिनवू ने कुछ स्टैट पॉइंट्स भविष्य के लिए बचा रखे थे। जिनवू किंग के हाथ काट देता है और उसकी शैडो आर्मी बाकी एंट्स को नष्ट कर देती है। अंततः किंग घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू अपनी म्यूटिलेशन स्किल एक्टिवेट करता है और उसे एक फ्लरी ऑफ ब्लॉज से खत्म कर देता है। कैमरामैन लाइव स्ट्रीम को ठीक करने में सफल होता है ताकि पूरा कोरिया देख सके कि जिनवू कितना पागलपन पावरफुल है। सीजन फिनाले शुरू होता है और इस अद्भुत जीत के बावजूद हेन अभी भी डेथ के दरवाजे पर होती है और जिनवू की इन्वेंट्री में कुछ भी मदद नहीं कर रहा। एलिक्सिर ऑफ लाइफ का भी कोई असर नहीं होता। तभी जिनवू को मृत ब्योंग्यू की आवाज सुनाई देती है। एस रैंक हीलर उसे कहता है कि अपने पावर का इस्तेमाल हाइन को बचाने के लिए करे। इसीलिए जिनवू ब्योंग्यू की शैडो निकालता है। शैडो शक्तिशाली हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके हिन को बचाता है और फिर जिनवू शैडो को छोड़ देता है ताकि ब्योंग्यू शांति से आराम कर सके। उनके किंग एंड क्वीन मर जाने के बाद बाकी एंट्स पागल हो जाते हैं और आइलैंड से भागने की कोशिश करते हैं। जिनवू एंड किंग की शैडो निकालता है और अपना सबसे ताकतवर सोल्जर प्राप्त करता है। वह इस नई यूनिट का नाम बेरू रखता है और यह पहला शैडो होता है जो सच में बोल भी सकता है। जिनवू बेरू को बाकी सभी एंट्स नष्ट करने भेज देता है। इसी बीच जिनवू लेवल 100 तक पहुंच जाता है। क्या इस सिस्टम में लेवल कैप भी है? फिर हमें चीन के सबसे ताकतवर हंटर की झलक मिलती है। एक लंबे बालों वाला आदमी जो डुअल डैगर्स चलाता है। अगर वह जापान के सबसे ताकतवर हंटर जैसा है तो मुझे यकीन है कि वह भी बेहद खतरनाक होगा। फिर भी चीन का सबसे ताकतवर हंटर बड़े निराशाजनक साबित होता है। खैर, चौथा जेजू आइलैंड रेड पूरी तरह सफल रहा और बाद में जिनवू को चेयरमैन गो द्वारा बधाई दी जाती है। एसोसिएशन चेयरमैन पूछते हैं कि जिनवू अगला क्या करने वाला है और जिनवू जवाब देता है कि वह अपने खुद का एक गिल्ड शुरू करने के बारे में सोच रहा है, शायद एक वन मैन गिल्ड। इसके बाद जेजू आइलैंड पर एक असली रहस्यमयी सीन आता है जहां एक आइस एल्फ और एक बीस्टली आदमी किसी अनाम पावरफुल बीइंग के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने जिनवू को उसकी ताकत दी थी। वे इस डेवलपमेंट से खुश नहीं होते, लेकिन कहते हैं कि हंट उनकी योजना जारी रखेगा और जिनवू उन्हें रोक नहीं पाएगा। उन्हें नहीं पता कि जिनवू का पिता इस पूरी बातचीत को कोने से देख रहा है। मेरे पास इसके लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सीजन 2 लगभग खत्म हो चुका है। पूरे देश में बाकी एस रैंक हंटर्स कसम खाते हैं कि वे और मजबूत होंगे ताकि उन्हें कभी भी बचाने की जरूरत न पड़े। वहीं जिनवू ट्रैफिक में फंसा होता है कि अचानक एक गेट दिखाई देता है और वह अकेले अंदर चला जाता है। ये एक और रेड गेट में बदल जाता है और जिनवू अपनी आर्मी को बुलाता है ताकि किसी भी चुनौती का सामना कर सके। और बस ये है पूरी कहानी सोलो लेवलिंग।